रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। तेजस्वी यादव जी की राजनीतिक समझ हम सभी को पता है। ये एक ऐसा विषय है कि जो भी सुनेगा वो पहले हंसेगा। जो भी कोई भी समझदार व्यक्ति तेजस्वी यादव जी की हर घर में नौकरी देने का जो वायदा है, पूरे देश में सरकारी नौकरी 3 करोड़ है, वो बिहार में कहाँ से 3 करोड़ नौकरी दे देंगे। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी चुनाव के बाद हमारे चेहरे होंगे और वही मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कतई कोई संदेह नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी रांची जेल में अपना सजा काट रहे थे, लेकिन वहाँ की सरकार की मिलीभगत से वो रिम्स अस्पताल में बैठ के और यहाँ की सरकार को गिराने और सरकार को अस्थिर कर रहे थे। तो मैंने रांची हाई कोर्ट में जाकर मुकदमा किया और उस मुकदमे का परिफल ये हुआ कि उनको फिर से रिम्स के गेस्ट हाउस से जेल भेजने का काम वहाँ की सरकार को करना पड़ा। पार्टी के लगातार कार्यों में रहा हूँ, लेकिन मुझे पार्टी में आने की जो प्रेरणा मिली वो मिली मुझे लाल कृष्ण आडवाणी जी से। मैं बहुत प्रभावित हूँ। मेरा मानना है कि जो एक बड़ा लकीर उन्होंने खींचा है कि पटना साहिब का विकास बिहार के पैमाने पे हमेशा नंबर 1 रहा है, वो नंबर 1 बनाए रखना है। उनके लोगों के हर दुख दर्द में हमेशा उनके बीच उपस्थित रखना है। पटना साहिब लोकसभा और पटना साहिब विधानसभा में जो कमल का फूल लेकर जाएगा वो चुनाव जीतेगा ही जीतेगा। उस मापदंड पे मैं खरा उतरूं, ये मेरे लिए बड़ी चुनौती है। चुनाव जीतना कोई मेरे लिए बड़ी चुनौती नहीं है। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मोहित कुशवाहा। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में इस बार कई बदलाव किए और उनमें से कई बदलाव ऐसे थे जिनसे ये तय होता है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं और कैडर की पार्टी है। इन्हीं बदलाव में से एक था पटना साहिब की सीट पर जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव की जगह रत्नेश कुशवाहा जी को टिकट दिया गया। हमारे साथ खुद रत्नेश कुशवाहा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर बिहार पे। धन्यवाद मोहित जी। आपका जिस तरीके से टिकट हुआ किसी को अंदाज़ा नहीं था। मतलब नंदकिशोर यादव जी एक बहुत बड़े चेहरे, पार्टी में आपके वरिष्ठ नेता हैं, अभिभावक भी हैं आपके। इसके अलावा नाम चल रहा था सम्राट चौधरी जी का भी। फिर आप कैसे आ गए? हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो जवाबदेही और जिम्मेवारी देती है हम लोग उसका निर्वहन करते हैं। तो ये तो पार्टी का निर्णय है और पार्टी के निर्णय के साथ हम सभी खड़े हैं, चाहे सम्राट जी हों, चाहे नंदकिशोर जी हों और मैं रत्नेश, सब लोग पार्टी के साथ खड़े हैं। तो आपका जब टिकट हुआ, एक बड़े फिगर के तौर पर नंदकिशोर यादव जी हैं, उनका सबसे पहले क्या बातचीत हुई? मतलब पहले अनाउंस होने के पहले आपको पता चल गया था और जब अनाउंस हुआ उसके बाद आपकी नंदकिशोर जी से कुछ बातचीत हुई? देखिए, हम लोग, मेरे पास अभी पार्टी में प्रदेश मंत्री के साथ साथ मिथिला क्षेत्र का प्रभार है। मैं पार्टी के लगभग 34 विधानसभाओं का काम देख रहा हूँ, तो मैं अपने पार्टी के कार्य में लगा हुआ था। लेकिन जैसे ही मुझे पता चली कि मुझे पार्टी ने यह दायित्व दिया है, तो सर्वप्रथम हम लोगों ने नंदकिशोर यादव जी, चूँकि अभिभावक और 2 बार के प्रदेश अध्यक्ष रहे और जिनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने काम सीखा है, उनके पास गया। और आपको आश्चर्य होगा यह जान के कि इतना विराट हृदय और पार्टी और संघ परिवार का संस्कार कितना बड़ा है उनमें कि टिकट अनाउंस होते ही 2 मिनट के अंदर उन्होंने वीडियो पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि नई युवा पीढ़ी का मेरे विधानसभा में स्वागत है। यह भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के संस्कारों में ही संभव है। बिल्कुल। एक और परिचय रत्नेश जी का है। रत्नेश जी वकील हैं, पटना हाई कोर्ट में वकील हैं और कई सारे पॉलिटिकल मुकदमे जो हैं वो भी देखते हैं। ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं, अभी हम देखा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की माता जी को लेकर जो वीडियो बनाई गई थी, उसमें आपने ही कोर्ट में उसका अपील दायर की और उसको कांग्रेस पार्टी को हटाना पड़ गया। मतलब आप किस तरीके से इस चीज़ को देख रहे थे? मैं उस मुकदमे में भारत सरकार का पक्ष रख रहा था और पक्ष रख के स्वाभाविक तौर पे आप किसी के दिवंगत माता, इतनी पूजनीय माता, हमारे संस्कार और भारतीय संस्कृति में माता का बहुत ही अमूल्य स्थान है और उसको कोई इस तरीके से राजनीति, ओछी राजनीति में गिराए तो निश्चित तौर पे उस पर काम करना चाहिए था। माननीय उच्च न्यायालय ने इस बात का संज्ञान लिया, हम सभी के दलीलों को सुनते हुए और उसको हटाने का आदेश दिया। तो पार्टी, मैंने बताया मोहित जी,
पार्टी जब हमें क्षेत्र में कहती है तो हम लोग ज़मीन पे काम करते हैं, बूथ पे काम करते हैं, और जब पार्टी कहती है कि न्यायालय में अपने पार्टी और सरकार का पक्ष रखना है तो हम लोग वह भी काम करते हैं। अच्छा, इस केस के अलावा भी कई सारे केस जो आपने, चाहे राहुल गांधी हों, सोनिया गांधी जी हों या लालू यादव, ये पूरी फहरिस्त है। आपने क्या क्या मतलब कहाँ कहाँ मुकदमे कर रखे हैं? विगत 2020 के चुनाव में जब विधानसभा चुनाव खत्म हुआ तो लालू प्रसाद यादव जी रांची जेल में अपना सजा काट रहे थे, लेकिन वहाँ की सरकार की मिलीभगत से वो रिम्स अस्पताल में बैठ के और यहाँ की सरकार को गिराने और सरकार को अस्थिर कर रहे थे। तो मैंने रांची हाई कोर्ट में जाकर मुकदमा किया और उस मुकदमे का परिफल ये हुआ कि उनको फिर से रिम्स के गेस्ट हाउस से जेल भेजने का काम वहाँ की सरकार को करना पड़ा। उसके अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी ने कई बार मोदी चोर है इस तरह का डेरोगेटरी स्टेटमेंट दिया। उस मामले में भी हम लोगों ने पटना उच्च सिविल कोर्ट में मुकदमा किया। उसमें राहुल गांधी जी को सम्मन हुआ, वो उनको बेल लेने पड़ा और वो आज भी ट्रायल लंबित है। तो पार्टी सोनिया गांधी जी ने भी जब भी मोदी जी पर कुछ उस तरह का किया है तो जहाँ भी पार्टी जो भी भूमिका तय करती है हम लोग उसको ईमानदारी से और पार्टी के संस्कारों और पार्टी ने जो सिखाया है उसके माध्यम से उस काम को करने का प्रयास करते हैं। अच्छा रत्नेश जी, अब आपको पटना साहिब विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। हम देखते हैं कि पटना साहिब लोकसभा हो, आप कई बार प्रभारी भी रहे हैं, ये सारी तमाम चीज़ें, यानी कि आप संगठन में लंबे समय से हैं, तो कितना आसान मानते हैं? क्या बहुत आसान है, नहीं, या फिर कई चुनौतियां हैं जिनसे आप मिलकर बातचीत कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं? चुनाव कभी बहुत आसान नहीं होता है। हाँ, ये जरूर है कि पटना साहिब लोकसभा और पटना साहिब विधानसभा में जो कमल का फूल लेकर जाएगा वो चुनाव जीतेगा ही जीतेगा। लेकिन चुनौती चुनाव जीतना नहीं है, चुनौती नंदकिशोर यादव जी ने एक बड़ी लंबी लकीर खींची है पटना साहिब में, चाहे वो विकास के मायनों में हो, एक जनप्रतिनिधि के कसौटी पे खड़ा होने पर हो, हर घर तक अपना व्यक्तिगत संबंध और परिवार की तरह संबंध विकसित करने का हो, तो वो जो लकीर है उस लकीर पर चल के और उनके जो एक मापदंड स्थापित किए हैं उस मापदंड पे मैं खरा उतरूं, ये मेरे लिए बड़ी चुनौती है। चुनाव जीतना कोई मेरे लिए बड़ी चुनौती नहीं है। हम देखते हैं बिहार में जिस तरीके से विपक्ष में इस कदर फूट मची हुई है, कई सारी सीटों पर दोनों तरफ से प्रत्याशी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो पेंशन की स्कीम विपक्षी नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं और उसके अलावा वो कह रहे हैं हर घर को नौकरी देंगे। इन मुद्दों से कैसे निपटेंगे आप? देखिए, तेजस्वी यादव जी की राजनीतिक समझ हम सभी को पता है। ये एक ऐसा विषय है कि जो भी सुनेगा वो पहले हंसेगा। जो भी कोई भी समझदार व्यक्ति तेजस्वी यादव जी की हर घर में नौकरी देने का जो वायदा है, पूरे देश में सरकारी नौकरी 3 करोड़ है, वो बिहार में कहाँ से 3 करोड़ नौकरी दे देंगे, उनके राजनीतिक अपरिपक्वता को दिखाता है। जहाँ तक हमारी सरकार है वो कमिटमेंट वाली सरकार है। हम लोगों ने 10 लाख नौकरी का वादा किया, हमने पूरा किया। हमने 40 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया, महिलाओं को पेंशन बढ़ाने का काम किया और पूरे बिहार में स्वरोजगार के माध्यम से महिलाएं स्वावलंबी हो, इसके लिए 10,000 का सारे महिलाओं को पैसा दिया है कि आप स्वरोजगार अपना विकसित कीजिए। बिहार आज विकास की गति पे बढ़ चुका है, विकास का रफ्तार बढ़ चुका है। आज आप बिहार घूमेंगे तो बिहार की उन्नत सड़कें देश के किसी भी राज्य से कम नहीं है। बिहार में बिजली देश की सर्वाधिक अधिक बिजली देने वाला राज्य है। बिहार में सर्वाधिक आपको देखेंगे कि बिहार में अपने महिलाओं का स्वावलंबन होने लगा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ होने लगा है, लोग यहाँ रोजगार करने लगे हैं, कानून व्यवस्था अच्छी है। इसलिए इस बार बिहार की जनता पुनः एनडीए की सरकार बनाएगी और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की विकास गाथा और तेजी से आगे बढ़ेगी, इतनी मेरी अपेक्षा है। अच्छा, आप संगठन के बड़े पदाधिकारी भी रहे हैं, तो ये सवाल बनता है कि आखिर अभी तक मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कोई साफ तस्वीर क्यों नजर नहीं आई? नहीं, हम लोग का एनडीए का एकदम स्पष्ट मत है। हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी चुनाव के बाद हमारे चेहरे होंगे और वही मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कतई कोई संदेह नहीं है। आपकी जो पटना साहिब की विधानसभा सीट है, अगर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स भी देखें तो बिहार में लंबे समय तक एक कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स रही है, तो उस फैक्टर में आप कहाँ पाते हैं? क्या आपको लगता है कि वो चीज़ आसान होगी या अभी भी आपके लिए कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करना मुश्किल है क्योंकि जो समीकरण बनते हैं? देखिए, पटना में और पटना की जितनी चारों शहरी सीटों की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ जातीय राजनीति बिल्कुल नहीं है।
यहाँ हर घर कमल है। आप जिससे भी जाके पूछिए, रत्नेश को टिकट दे दीजिए या कोई सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दे दीजिए या बड़े से बड़े नेता को टिकट दे दीजिए, जो कमल का फूल लेकर आएगा पटना की जनता उसको जिताएगी। अच्छा, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, आपकी उनसे कितनी बार मुलाकातें हुई हैं? और ये सवाल इसलिए भी कि अब जब प्रधानमंत्री मोदी को कहा जा रहा है कि रैलियां करेंगे, सभाएं करेंगे, तो क्या आपके क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं या आपकी कोई ऐसी संगठन में बातचीत हुई? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है। हाँ, लोकसभा चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी के पूरे बिहार के जो रैली थी और उनके कार्यक्रम का संयोजक का दायित्व था मेरे ऊपर, तो मैंने पूरे बिहार में लगभग 10-12 जगहों पर जो उनका कार्यक्रम हुआ उसका संयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इस नाते उनसे कई बार उनसे मिलना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। पिछले कुछ दिन पहले भी पटना में रोड शो था, तो हम कार्यकर्ताओं के साथ जो उनका मार्गदर्शन है, मैं तो मानता हूं कि उनसे बड़े नेता के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन उनकी दूसरी छवि है जो आम जनता तक कम है कि उनसे बढ़िया कुशल संगठन करता बहुत ही कम बिरले हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। रत्नेश जी, ये तो हो गया चुनावी सवाल, लेकिन जब हम देखते हैं राजनीतिक तौर पर, एक नेता के तौर पर, खास तौर पर जब आप भारतीय जनता पार्टी में जुड़े या आप पॉलिटिक्स में कब से आए, क्योंकि जो बात इसलिए कही जा रही है कि संगठन से कार्यकर्ता को टिकट दिया गया, तो आप पॉलिटिक्स में कब आए? वो क्या चीज़ें थी जो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक सबसे अच्छा विकल्प आपके लिए है? मैं 98 से 2000 तक विद्यार्थी परिषद में रहा और उसके बाद 2000 से लगातार पार्टी में जिला का प्रवक्ता, जिला का उपाध्यक्ष, मंडल का कार्यकर्ता और उसके बाद प्रदेश जल प्रबंधन मंच का वाटर मैनेजमेंट एक सेल हुआ करता था, उसका 2 बार संयोजक रहा, जिला प्रभारी, पटना साहिब लोकसभा का प्रभारी, पाटलिपुत्रा लोकसभा का प्रभारी, पूरे मिथिला का प्रदेश मंत्री के साथ प्रभारी, पूरे मगध का प्रभारी रहने का मैंने पार्टी के लगातार कार्यों में रहा हूँ। लेकिन मुझे पार्टी में आने की जो प्रेरणा मिली वो मिली मुझे लाल कृष्ण आडवाणी जी से। मैं बहुत प्रभावित हूँ। लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम एक बार एक जैन पूरे देश में हवाला घोटाला हुआ था और उसमें जैन डायरी आया था जैन बंधुओं का, उसमें एक जगह लिखा होता LKA, तो लोगों ने उसको, विपक्षी दलों ने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम है और एक छोटी सी आरोप, सिर्फ LKA लिखने पर लाल कृष्ण आडवाणी जी ने अपने सारे पदों से इस्तीफा दे दिया कि जब तक मैं पाक साफ नहीं आऊँगा तब तक मैं राजनीति में कोई पद नहीं लूँगा। बाद में उनका नाम स्पष्ट भी हुआ कि वो LKA कोई लखन चंद्र अग्रवाल थे और वो फिर से राजनीतिक जीवन में आए। तो ऐसी राजनीतिक शुचिता का उच्चतम मापदंड जिस पार्टी के नेता करते हो, तो मैं निश्चित तौर पे युवा होते के नाते मैंने सोचा कि अगर मुझे राजनीतिक जीवन में जाना है तो भारतीय जनता पार्टी में ही जाना है, जहां राजनीतिक मर्यादा, राजनीतिक शुचिता और राजनीतिक ईमानदारी का उच्चतम मापदंड वाली यह पार्टी है। आखिरी सवाल की क्या कुछ काम रहेंगे जो अब आप अगर जीतते हैं तो क्या कुछ रहेंगे जो पटना साहिब में काम करने के लिए आपको लगता है कि और बेहतर हो सकता है? देखिए, पटना साहिब का नंद किशोर जी ने अद्भुत विकास किया। पटना साहिब आज पूरे बिहार में पटना साहिब का विकास उच्चतम मापदंड पे है। आप पहले पटना साहिब जाने में घंटों लगते थे, आज पटना साहिब के कोने कोने तक आप पटना साहिब से 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, चाहे वो मैरिन ड्राइव हो, चाहे बाईपास से उसकी कनेक्टिविटी हो, चाहे रेलवे लाइन से उसका पटना साहिब स्टेशन तक कनेक्शन हो। लेकिन मेरा मानना है कि जो एक बड़ा लकीर उन्होंने खींचा है कि पटना साहिब का विकास बिहार के पैमाने पे हमेशा नंबर 1 रहा है, वो नंबर 1 बनाए रखना है, उनके लोगों के हर दुख दर्द में हमेशा उनके बीच उपस्थित रखना है, यही मेरी प्राथमिकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रत्नेश जी, और दीपावली की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे पटना साहिब से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी और NDA के प्रत्याशी रत्नेश कुशवाहा जी, जिन्होंने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि पटना साहिब में नंदकिशोर यादव जी ने बहुत काम किया, अब उसको आगे बढ़ाएंगे और अब देखना होगा कि 14 तारीख को जब नतीजे सामने आएंगे तब क्या कुछ बिहार की राजनीति में नया सियासी चैप्टर देखने को मिलता है। पटना से मोहित कुशवाहा की रिपोर्ट, बिहार तक।